So, welcome back. We are going to start the new next series, and that is about molecular basis of inheritance. And in this series, we will be covering all the parts and the contents of molecular basis of inheritance. This video is part one video of that particular series, and in this video, we will cover Chargaff's rule, DNA replication, nucleosides, nucleotides, nucleic acid packaging, etc. So let's begin. So coming to question number one, DNA stands for बहुत easy लगता है and the options are deoxyribose nucleic acid, deoxyribonucleic acid, dioxyribonucleic acid and dinucleic acid. और आप सभी बताएंगे कि बहुत अच्छा बहुत आसान है and I don't know how many of you have confusion between option A and B, but the correct answer is B. It is called deoxyribonucleic acid. जबकि बहुत सारे बच्चों को ये वो बोलते रहते हैं जब भी पूछो deoxyribose nucleic acid. It is deoxyribonucleic acid. Okay, DNA क्या है? DNA is the hereditary material in most organisms and is composed of deoxyribose sugar, phosphate group and nitrogenous bases. उसके पूरे स्ट्रक्चर में ये पाया जाता है. Deoxyribose nucleic acid is incorrect terminology, जो कि मैंने आपको बताया कि most of the students 99.9% of students को ये चीज़ पता है और वो गलत ही टिक लगाते हैं. They always tick deoxyribose nucleic acid, which is wrong. Deoxyribo is a wrong, dioxyribo is a wrong spelling, and DNA is never called dinucleic acid. Okay, so coming to question number 2. Which scientist first identified DNA as nuclein? DNA को पहली बार न्यूक्लियन के साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया था. एंड द ऑप्शन आर वॉटसन, क्रिक, फ्रेडरिच मिशर और चार्गाफ. एंड द करेक्ट आंसर इज फ्रेडरिक मिशर. ठीक है, एंड दैट हैपन इन 1869. 1869 में फ्रेडरिक मिशर ने आइसोलेट किया था एक सब्सटेंस फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ वाइट ब्लड सेल्स और उसको उन्होंने न्यूक्लियन बोला था क्योंकि न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था. दैट्स व्हाई ही नेम्ड इट न्यूक्लियन. वॉटसन और क्रिक दोनों ए और बी ऑप्शन जो है, वॉटसन एंड क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था, ना कि न्यूक्लियन नेम प्रपोज किया था. चारगाफ ने चारगाफ रूल प्रपोज किया था अकॉर्डिंग टू विच द पेयरिंग ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस ए टी जी एन सी हैपेंस. Coming to question number 3. Which of the following are purine bases? Purine and pyrimidine bases में बहुत ज़्यादा confusion होती है बच्चों को, इसको भी अच्छे से याद रखिएगा. प्यूरिन बेसिस कौन कौन से हैं? ऑप्शन इज साइटोसिन थाइमिन या एडेनिन गुआनिन या एडेनिन साइटोसिन या गुआनिन थाइमिन. एंड द करेक्ट आंसर इज एडेनिन गुआनिन. एडेनिन और गुआनिन को प्यूरिन बेसिस कहते हैं और ये पेयर अप करते हैं pyrimidine बेसिस के साथ. ठीक है, प्यूरिन बेसिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्यूरिन बेसिस आर डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर. एडेनिन और गुआनिन के डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर है जो कि pyrimidine बेसिस के साथ पेयर करते हैं. pyrimidine बेसिस आर सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर्स, तो इसलिए उनकी पेयरिंग बहुत अच्छे से हो जाती है. एंड ए पेयर्स विद टी, जी पेयर्स विद सी, वो सब अभी देखेंगे. सी एंड साइटोसिन और थाइमिन आर pyrimidine bases, तो ऑप्शन सी एंड डी कंटेन वन pyrimidine each. सी एंड डी में एक एक ही pyrimidine है. ए एंड एडेनिन एंड साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन, तो ये pyrimidine bases, ये जो है करेक्ट आंसर नहीं है. Coming to question number 4. A nucleoside consists of. अच्छा, यहाँ पर again there is a confusion among the students. The confusion is always between what is nucleoside and what is nucleotide. ठीक है, so here we are asking nucleoside. इसको बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा. न्यूक्लियोटाइड समझ कर कुछ भी क्लिक करके नहीं आइएगा. Nucleoside consists of, option is sugar and phosphate, base and phosphate, sugar and base, sugar, base and phosphate. And the correct answer is sugar and base. sugar और base जो होता है ना, बेस मतलब नाइट्रोजनस बेस की यहाँ बात हो रही है. शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो होता है उसको हम न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. When nitrogenous base combines with the pentose sugar, ये सब चीजें याद रखिएगा. जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या जो आपके न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उनमें जो बेस होता है वो पेंटोज शुगर का बेस होता है. ठीक है, न्यूक्लियोसाइड इज फॉर्म, और जब वो पेंटोज शुगर का बेस combines with the nitrogenous base which either could be pyrimidine or purine, then the structure which we get is nucleoside.
ठीक है, जो ही वहाँ फॉस्फेट ऐड होता है वो होल स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोटाइड. So don't forget this. Sugar plus the nitrogenous base is known as nucleoside plus the phosphate group is known as nucleotide. ठीक है, यहाँ पर A and B, sugar plus phosphate, this is wrong. Base plus phosphate is wrong. Sugar plus base plus phosphate is nucleotide, not nucleoside, and hence the correct answer is C. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच बॉन्ड जॉइंस एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए. जो न्यूक्लियोटाइड्स बनती है ना शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट से, उनकी बॉन्डिंग, उनको कौन ज्वाइन करता है? विच टाइप ऑफ बॉन्ड जॉइंस द एडजेसेंट न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए. हम डीएनए की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डीएनए में डबल हेलिक्स होता है. एक हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड्स होती है, दूसरे हेलिक्स में न्यूक्लियोटाइड होती है, और उनकी बॉन्डिंग होनी होती है जिसके कारण डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर बन पाए, इसीलिए यहाँ डीएनए लिखा हुआ है. ठीक है, and the answer is and the options are hydrogen bond, glycosidic bond, phosphodiester bond, and peptide bond. So which bond does this? And the correct answer is phosphodiester bond. ठीक है, अब यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होता है. बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में. ग्लाइकोसिटिक और पेप्टाइड को तो छोड़ दीजिए, क्योंकि ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन शुगर फॉर्मेशन. ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था कि सैकेराइड्स के फॉर्मेशन में ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड यूज होती है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स की बॉन्डिंग में. एंड पेप्टाइड इज फाउंड इन प्रोटीन बॉन्डिंग. ठीक है, तो नाइट्रोजन एमाइनो एसिड बॉन्डिंग होती है तब पेप्टाइड्स बनते हैं, वहां पर होती है. यहाँ पर दो बॉन्ड बचे जो बच्चों को पता होते हुए गलत कर दे रहे हैं, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड एंड फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड. अब हाइड्रोजन बॉन्ड और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड में कंफ्यूजन इसलिए होती है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है डीएनए आरएनए के स्ट्रक्चर में, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाया जाता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, मतलब जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स में. नाउ द क्वेश्चन इज कि वेयर इज हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड एंड वेयर इज फॉस्फोडाइस्टर. Phosphodiester bond is always found to attach the nitrogenous bases in the two strands, and hydrogen bond is used to associate the purines with the pyrimidines. उनकी bonding के लिए use होती है. ठीक है, to pair the purines and the pyrimidines. We will discuss this later in the video. Adjacent nucleotides are connected through phosphodiester linkages between, और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज किस किस के बीच में होती है? फॉस्फेट और शुगर. मतलब कि आप ये देखिए कि शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड बनाया, एंड देन अगेन शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट फॉर्म्स द न्यूक्लियोटाइड. तो इस चेन का लास्ट में आपका आया, क्या आया? फॉस्फेट. और इस चेन का स्टार्टिंग में क्या आया? शुगर. तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में बॉन्डिंग होगी, तो दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो पेयर कर पाएंगे. हाइड्रोजन बॉन्ड्स कनेक्ट द नाइट्रोजन बेसिस. ठीक है, नाइट्रोजन बेसिस को कनेक्ट करता है. ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शुगर और बेस को कनेक्ट करता है. पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड इन प्रोटीन्स. क्वेश्चन नंबर 6. इन डीएनए एडेनिन पेयर्स विद. एडेनिन की पेयरिंग किसके साथ होती है डीएनए में? एंड द ऑप्शन इज गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन. ठीक है, यहाँ भी एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ. एंड द करेक्ट आंसर इज थाइमिन. ठीक है, डीएनए में एडेनिन की पेयरिंग थाइमिन के साथ होती है. अगर आरएनए पूछा होता तो एडेनिन की पेयरिंग यूरासिल के साथ होती है. According to Watson-Crick base pair, Watson और Crick के base pairing rule के according, A pairs with T through two hydrogen bonds. A और T की pairing दो hydrogen bonds से होती है. ठीक, चार्गाफ रूल के अकॉर्डिंग A और T की पेयरिंग जो है वो टू बॉन्ड से होती है, टू हाइड्रोजन बॉन्ड से, एंड देन G एंड C पेयर्स विद थ्री हाइड्रोजन बॉन्ड्स. गुआनिन पेयर्स विद साइटोसिन. ठीक है, एडेनिन जो ऑप्शन ए है गुआनिन, उसकी पेयरिंग होती है हमेशा साइटोसिन से. यूरासिल आरएनए में ए के साथ पेयरिंग करता है. ठीक, चलिए यहाँ तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 7. Number of hydrogen bonds between guanine and cytosine is. Guanine और cytosine के बीच में कितने hydrogen bonds होते हैं? And the options are 1, 2, 3 and 4. And the correct answer is 3. Okay. So GC pairing हमेशा जो होती है 3 hydrogen bonding से होती है. इसी कारण से GC pairing जो होती है वो more stabilized होती है as compared to AT pairing. ठीक है,
ये पेयरिंग हमेशा ज़्यादा स्टेबल होती है। तो अगर आपको कहीं पर अगर डीएनए डैमेज सुनाई दे तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए क्वेश्चन ट्विस्ट करके पूछे इस तरह से कि डीएनए इज गेटिंग डैमेज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, विच बॉन्ड्स विल ब्रेक फर्स्ट? ऑप्शन जीसी बॉन्ड, एटी बॉन्ड और भी ऑप्शन हो, तो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए एटी बॉन्ड। एटी बॉन्ड पहले ब्रेक करेगा, ठीक है। जीसी बॉन्ड उससे ज्यादा स्टेबल है। मान लीजिए एयू पूछे तो डीएनए है, तो एयू तो होता ही नहीं है डीएनए में, ठीक। एंड देन अगर आपसे पूछता है ए सी, तो ए सी इज नॉट अ बॉन्ड एट ऑल, मतलब वो बॉन्डिंग तो एक्सिस्ट ही नहीं करती नेचुरली, तो योर करेक्ट आंसर विल बी एटी, ठीक। नाउ एटी हैज टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स, 1 and 4 आर द करेक्ट इनकरेक्ट वैल्यूज, जो ऑप्शन ए और डी है वो इनकरेक्ट वैल्यू है, ठीक है। सो दिस आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वी विल मूव अगेन। Okay, I hope you understood everything till here. चलिए moving to the next question. DNA strands are, DNA strands क्या है? पैरेलल होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, सर्कुलर होते हैं या डिसकंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। सो दे आर एंटी पैरेलल। एंड नाउ पैरेलल और एंटी पैरेलल बहुत कंफ्यूजन होती है। पैरेलल का मतलब होता है दो लाइन एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, एडजेसेंट टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड पैरेलल। लेकिन जब दो लाइन एक के दूसरे ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी, एक नीचे मूव कर रही है, ऊपर मूव कर रही है, दैट इज नॉन एज एंटी पैरेलल। एंड यस, डीएनए स्ट्रैंड ऐसे ही होते हैं, दोनों जो स्ट्रैंड होते हैं ना, वो एक डायरेक्शन मूव कर रही है, दूसरे डायरेक्शन में, और देन दे आर कॉलिंग टू ईच अदर, ठीक है। तो one strand runs from 5 prime to 3 prime direction, while the other runs from 3 prime to 5 prime direction. Okay. पैरेलल अरेंजमेंट इज इनकरेक्ट। पैरेलल अरेंजमेंट नहीं होती है, एंटी पैरेलल अरेंजमेंट होती है डीएनए के स्ट्रैंड्स के बीच में। सर्कुलर में अकर इन सम डीएनए मॉलिक्यूल्स व्हिच आर फाउंड इन लोअर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे बैक्टीरिया में डीएनए एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, ठीक है। सर्कुलर फॉर्म में डीएनए पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है वहां पर, कुछ फॉर्म प्लाज्मिड के फॉर्म में पाए जाते हैं, ऑल इट इज डिफरेंट स्टडी, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस रिफर्स टू द लैगिंग स्ट्रैंड। डिसकंटिन्यूअस डीएनए पाया जाता है, लेकिन वो तब जब डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है, देन वी सी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। बट व्हेन वी इट इज द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉर्मल डीएनए का अरेंजमेंट, देन इट इज ऑलवेज द एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स रनिंग ऑपोजिट टू ईच अदर इन द double helix. Okay, so hope this is clear. Coming to question number 9, according to Chargaff's rule, Chargaff rule के according, A pairs with G, T pairs with C, A have two double bonds with T and G have two double bonds with C. A plus T is equal to G plus C. And what is correct? The correct answer is A is equal to T and G is equal to C. ठीक है, तभी तो A पेयर करेगा T के साथ और G पेयर करेगा C के साथ, जब A का अमाउंट T के अमाउंट के बराबर होगा एंड G का अमाउंट C के अमाउंट के बराबर होगा. So this is Chargaff rule. Okay, and remember, A is a purine, T is a pyrimidine, G is a purine, C is a pyrimidine. Chargaff says that equal proportion of complementary bases exist in nature. Equal proportion of complementary bases होंगे डीएनए के strands में, तभी पेयरिंग हो पाएगी, ठीक है. A is not equal to G. A G के इक्वल नहीं होता है, क्योंकि वहां पर इन दोनों की कोई पेयरिंग का कोई रूल नहीं है, इसलिए इनका इक्वल होने का कोई मतलब कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है. Then T is not equal to TC की भी पेयरिंग नहीं होती है, तो वहां भी कोई लॉजिक सेट नहीं होता. Now A plus T is equal to G plus C. A, T and GC proportions may vary. कोई जरूरी नहीं है कि किसी भी डीएनए स्ट्रैंड में आपका A plus T is equal to G plus C. ठीक है, A plus T may be greater than G plus C. G plus C may be much greater than A plus T. वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है. There is no logic like this. But the logic that A should be equal to T and G should be equal to C is a definite logic, and it must be followed for DNA double helix to be formed. ठीक है. चल, coming to question number 10. Distance between two consecutive base pairs in DNA is. दो consecutive जो base pairs होते हैं उनके बीच में distance कितनी होती है? And the options are 3.4 nm, 0.34 nm, 34 nm, ठीक है, and then 0.034 nm, and the correct answer is 0.34 nm. इसको याद रखिएगा,
ठीक है, दो बेस पेयर्स के बीच में एक डीएनए के गिवन स्ट्रक्चर में दो बेस पेयर्स के बीच में डिस्टेंस 0.34 nm होती है। ओके, nm इज नैनोमीटर। आई थॉट आप लोग रिकॉल करेंगे nm क्या है। 3.4 इज द लेंथ ऑफ वन टर्न। एक बार जब डीएनए टर्न करता है ना, तो उसका पूरा एक टर्न का जो स्ट्रक्चर होता है, जो कंप्लीट टर्न का लेंथ होता है, दैट इज 3.4 nm। और एक कंप्लीट टर्न में 10 बेस पेयर्स होते हैं और हर एक बेस पेयर के बीच में 0.34 नैनोमीटर डिस्टेंस होती है। दिस इज हाउ 0.34 nm into 10 is equal to 3.4 nm और लेंथ ऑफ द होल coil. Others are incorrect. Coming to question number 11, number of base pair per turn of bDNA is। अच्छा, bDNA पूछा हुआ है यहाँ पर। B आपको मैं बता दूं, bDNA, zDNA, these are the types of DNA। इसको थोड़ा सा आप देखिएगा या मैं किसी वीडियो में कवर भी करूंगी कि types of DNA क्यों है, why there are so many types of DNA existing in nature, and what is the significance of those types of DNA, where are they found, why are they so important, what is their significance in the research community। ठीक है, so number of base pairs per turn of bDNA is the universally accepted DNA and ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला DNA है। तो नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने होंगे, अभी मैंने आपको भी जस्ट बताया कि चूंकि डिस्टेंस जो 0.34 नैनोमीटर है, देयर आर इन द होल वन टर्न का लेंथ जो होता है 34 नैनोमीटर होता है, तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू दिस 10 बेस पेयर्स होने चाहिए। एंड यस, इट इज 10 बेस पेयर। वन कंप्लीट टर्न ऑफ डीएनए contains 10 base pairs. Other values are not the characteristic of bDNA. bDNA का कैरेक्टरिस्टिक ही है कि उसके एक टर्न में 10 बेस पेयर्स पाए जाएं। ठीक है, अगर zDNA या कोई और डीएनए दिया होगा तो ये गलती मत करिएगा, वो सब हम किसी और उसमें देखते हैं। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 12, हिस्टोन्स आर रिच इन। अब आपको तुरंत रिकॉल होना चाहिए हिस्टोन्स क्या होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। दे आर रिच इन amino acidic amino acid, neutral amino acid, lysine and arginine, glycine and alanine, and the correct answer is lysine and arginine। lysine and arginine में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स में। हिस्टोन्स आर पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स। क्या है हिस्टोन्स? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं, रिच इन बेसिक अमाइनो एसिड्स, लाइसिन एंड आर्जिनिन। एक तो दो चीज याद रखिए, एक तो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स है, दूसरा ये इनमें लाइसिन और आर्जिनिन बहुत ज्यादा पाया जाता है। दिस हेल्प्स इन देयर बाइंडिंग विथ नेगेटिवली चार्ज डीएनए। इसीलिए, और डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, तो हिस्टोन का जब न्यूक्लियोसोम बनता है ना, तो क्या होता है कि डीएनए फॉर्म्स कॉइल ओवर हिस्टोन्स अपने उसके न्यूक्लिक एसिड में फिट होने के लिए। डीएनए को, द डीएनए इज क्वाइट नो, इट नीड टू बी कॉइल्ड एंड दिस कॉइलिंग happens with the help of histone proteins। और ये histone proteins जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिससे कि इनकी बॉन्डिंग मजबूत रहती है। ओके, अदर अमाइनो एसिड्स डू नॉट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज। बाकी जो अमाइनो एसिड्स यहाँ पे दिए हुए हैं ना, लाइसिन आर्जिनिन को छोड़ के, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं और ये उतने ज़्यादा अमाउंट में नहीं पाए जाते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स में। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, डीएनए रैप्ड अराउंड हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म्स। हिस्टोन जो होता है इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्टामर। जो न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन होता है वो ऑक्टामर के फॉर्म में पाया जाता है। तो डीएनए रैप्ड अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर फॉर्म्स क्या बनाता है? क्रोमोसोम, क्रोमैटिक न्यूक्लियोसोम या सेंट्रोसोम, एंड द करेक्ट आंसर इज न्यूक्लियोसोम। अभी मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि डीएनए जो है न्यूक्लिक एसिड में फिट होने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर कॉइल होता है, एंड दिस कॉइलिंग हेल्प्स द लॉन्ग डीएनए टू स्क्वीज इनटू इट्स short structure which can easily fit in the nucleic acid। और न्यूक्लिक एसिड में ही फिट होने के लिए इस तरह की कॉइलिंग इंपॉर्टेंट है। दिस कॉइलिंग इज नोन एज, एंड द स्ट्रक्चर दैट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ दिस कॉइलिंग इज नोन एज न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम इज द बेसिक रिपीटिंग यूनिट ऑफ क्रोमैटिन। और जो क्रोमैटिन होता है ना, अब जब देखना है लास्ट स्ट्रक्चर आपको क्रोमैटिन के एनसीईआरटी के बुक में दिखाएगा, तो इन द क्रोमैटिन यू हैव डीएनए विथ अ न्यूक्लियोसोम। फिर वो न्यूक्लियोसोम्स बहुत सारे दिखते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स में। क्रोमोसोम्स आर लार्ज कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमैटिन, और फिर क्रोमैटिन और ज्यादा कंडेंस होकर बनाते हैं क्रोमोसोम।
क्रोमैटिड इज हाफ ऑफ डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम, डुप्लीकेटेड जो क्रोमोसोम का जो आधा पोर्शन होता है दैट इज क्रोमैटिड। सेंट्रोसोम जो है वो सेल ऑर्गेनेली है, ना कि डीएनए की पैकेजिंग स्ट्रक्चर यूनिट। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 14, हिस्टोन ऑक्टामर कंटेन्स। अभी हमने बात की कि न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन ऑक्टामर पाया जाता है, तो हिस्टोन ऑक्टामर में क्या क्या पाया जाएगा? 4 histone proteins, 6 histone protein, 8 histone proteins और 10 histone proteins, and the correct answer is 8 histone proteins। हम ऑक्टामर बोल रहे हैं तो 8 histone proteins पाए जाते हैं। किस तरह पाए जाते हैं ये देख लीजिए। उसमें H2A होगा 2, H2B भी 2 होगा, H3 2 होगा, H4 2 होगा, तो दो दो सारे मिलाकर 8 प्रोटीन्स बनाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन ऑक्टामर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15, which chromatin region is transcriptionally active? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव का मतलब कौन सी क्रोमैटिन रीजन का ट्रांसक्रिप्शन आराम से हो सकता है। अच्छा, यहाँ मैं आपको बता दूं कि पूरा का पूरा डीएनए कभी भी ट्रांसक्राइब नहीं होता है, ठीक, जिसमें एक्टिव रीजन्स होते हैं, इनएक्टिव रीजन्स भी होते हैं। एंड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, जो डीएनए में स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, जो कि कुछ जो होते हैं ट्रांसक्राइब हो सकते हैं, कुछ नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांसक्राइब हो सकता है उसको यूक्रोमैटिन बोलते हैं, और जो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाता उसको हेट्रोक्रोमैटिन बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोक्रोमैटिन्स आर एक्सट्रीमली डेंस स्ट्रक्चर्स जो कि नहीं ओपन होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, और वो ट्रांसक्राइब नहीं हो पाते, दे आर नॉट कन्वर्टेड टू आरएनए। अच्छा, अब ये मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल डॉग्मा का रूल, सेंट्रल डॉग्मा रूल में डीएनए ट्रांसक्राइब्स टू फॉर्म आरएनए, आरएनए क्या फॉर्म करता है? ट्रांसलेट्स, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन याद रखिएगा, आरएनए ट्रांसलेट्स टू फॉर्म प्रोटीन, ठीक है, एंड द प्रोटीन helps is transported to the different organelles or the organ system to perform different functions। ये पूरा का पूरा सेंट्रल डॉग्मा कहलाता है, ओके। रेप्लिकेशन से इसको रेप्लिकेशन कहीं भी इसमें नहीं आता है, रेप्लिकेशन का तब आता है जब डीएनए फॉर्म्स इट्स ओन कॉपी, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। तो ये सब कंफ्यूज मत होइएगा, सारे टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यूक्रोमैटिन इज दैट स्ट्रक्चर, दैट पार्ट ऑफ डीएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, एंड हेट्रोक्रोमैटिन में आपको बता दूं कि इज दैट पार्ट विच इज नॉट एक्टिव, ठीक है। क्यों एक्टिव है यूक्रोमैटिन? क्योंकि वो लूजली पैक्ड होता है और उस पर एंजाइम्स आराम से मूव कर सकते हैं टू ट्रांसक्राइब, जबकि हेट्रोक्रोमैटिन वो रीजन बहुत टाइटली पैक्ड है और वो ओपन अप ही नहीं होता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम में, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट बी ट्रांसक्राइब्ड। हेट्रोक्रोमैटिन इज द इनएक्टिव रीजन, अदर्स आर नॉन ट्रांसक्रिप्शनली नॉट ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव। अदर जो है, जो सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम स्कैफोल्ड, ये सब ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव रीजन्स नहीं है। चलिए, इसमें मैंने दो बोनस क्वेश्चंस भी दिए हैं, एक असर्शन रीजन से रिलेटेड और दूसरा न्यूमेरिकल बेस्ड। असर्शन रीजन देख लेते हैं, जीसी रिच डीएनए इज मोर स्टेबल, और रीजन कहता है जीसी पेयर कंटेन्स 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। मुझे तो सही लग रहे हैं दोनों स्टेटमेंट, सही भी हैं। जीसी पेयर जो होते हैं उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसलिए वो स्टेबल होता है। तो मोर द जीसी रिच रीजन, मोर स्टेबल इज द डीएनए। एज यूजुअल ए ऑप्शन आप तब लगाएंगे जब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो एंड रीजन सपोर्ट्स द असर्शन। बी तब लगाएंगे जब दोनों ही करेक्ट हो लेकिन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। सी आप तब लगाएंगे जब असर्शन सही है, रीजन गलत है, और डी जब दोनों ही गलत है। एंड द करेक्ट आंसर इज ए, क्योंकि देखिए जीसी पेयरिंग में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, हमने अभी पढ़ा, एंड 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण इट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू 80 पेयरिंग, ठीक है। और अगर ये स्टेबल स्ट्रक्चर ज्यादा प्रेजेंट है डीएनए में, तो डीएनए विल बी मोर स्टेबल एज कंपेयर टू दोस रीजन्स वेयर 80 विल बी मोर इन अमाउंट, ठीक है। चलिए, बोनस क्वेश्चन 2 देख लीजिए जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड है। इफ एडेनिन कंटेंट इन डीएनए इज 30%, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ गुआनिन, ठीक। एंड ये आप सॉल्व करिए, टेक 2 to 3 seconds to solve it. Let's do it.
एडेनिन 30%, चारगाफ रूल करता है एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, तो एडेनिन 30% है, थाइमिन भी 30% होना चाहिए, दोनों मिला के बना दिया 60%, बचा गया 40%, 40% में जी और सी होना चाहिए, तो जी होगा 20%, सी होगा 20%। ठीक, समझ आया? एक बार इसको करके देखिए, एडेनिन 30% है एंड एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन अकॉर्डिंग टू चारगाफ रूल। ठीक है, तो एडेनिन इज इक्वल टू थाइमिन, तो 30% अगर ए है तो टी भी 30% होना चाहिए, और ए और टी दोनों 30-30% मिलाकर 60% बना देते हैं, तो 100% तो होता है कोई भी चीज, 100% में से 60% निकाल देंगे तो कितना बचा 40%। अब उस 40% में जी और सी दोनों होना है, तो दोनों होना है तो इक्वल होंगे, मतलब 20-20%। ओके, सो द करेक्ट आंसर इज इफ एडेनिन कंटेंट इज 30%, guanine कंटेंट विल बी 20%। ओके, ठीक, चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं। रैपिड फायर राउंड में आपको प्यूरिन क्या है, प्यूरिन आर एडेनिन एंड गुआनिन डबल रिंग स्ट्रक्चर, pyrimidines are cytosine, thymine and uracil single ring structure. Cytosine and thymine are found in DNA, uracil is found in RNA and uracil replaces thymine in RNA की, RNA में जब A की पेयरिंग होती है तो वहां पर थाइमिन नहीं होता, वहां यूरासिल होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स इन ए एंड टी, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, जीसी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स, बेस पेयर पर टर्न 10, हर बेस पेयर के बीच की डिस्टेंस 0.34 nm, nm मींस नैनोमीटर। कितने बेस पेयर्स होते हैं, 10 बेस पेयर्स होते हैं। टोटल टर्न का जो लेंथ होता है वो है 34 नैनोमीटर। बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमैटिन न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम पैकेजेस टू फॉर्म क्रोमैटिन, क्रोमैटिन पैकेजेस टू फॉर्म क्रोमोसोम। ठीक है, कॉइलिंग होती है, सुपर कॉइलिंग होती है। So this was all in today's video, और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स थे। ये पहला वीडियो था मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस सीरीज का, जरूर इसको देखिए। एंड देन इन दिस वीडियो वी कवर डीएनए स्ट्रक्चर, बेस पेयरिंग, चारगाफ रूल, हिस्टोन्स and DNA packaging. In the next video what we are going to cover, we are going to cover DNA replication MCQs with full explanation. Don't forget to like, share and subscribe to our channel, and the channel's name is NEET Biology with Dr. Pratima. Thank you.